नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम बीपीएससी 67 को क्रॉस करने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए स्पेशल सीरीज ऑफ बीपीएससी 67, जिसमें गाइडेंस मिलेगी आपको हमारी स्पेशल मैगजीन भाग 2 बीपीएससी 67 से। आज जिस पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिस पार्ट को हम लोग टच करने वाले हैं, जिस पार्ट के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, वो पार्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इट मीन्स पर्यावरण एंड जैव विविधता। इसके बारे में हम क्वेश्चन से उठाएंगे, इन सारी चीजों को, मॉडल क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे रिलेट करके हमारे आर्टिकल्स क्या क्या छपे हुए हैं हमारे मैगजीन में, उन सारी चीजों को वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम फ्लाइट करने वाले हैं तुरंत। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? आपके सामने ऑप्शंस 4 हैं और पांचवा ऑप्शन आपको पता है क्या होता है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली एंड उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेज नंबर 49 से, डायरेक्टली ओशियंस 2022 सम्मेलन करके इस नाम से हमारा आर्टिकल दिया हुआ है और इस पे हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी आईआईटी मद्रास की बात की जा रही है। इट मींस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इसने रिसर्च पार्क के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एनआईओटी की सहायता से ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की। और इस मेजबानी करने में क्या चीजें सामने आई, तो ओशियन 2022 सम्मेलन में पहली बार हाइब्रिड मोड में इसको आयोजित किया गया, यानी कई सारी चीजों को मिला करके इसको लॉन्च किया गया। इसके आगे कुछ चीजें सामने आती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, मौसम की अनिश्चितता, तटीय कटाव से निपटने जैसे बहुत सारे विषय, लगभग ऑल अबाउट 400 सब्जेक्ट्स को इसमें ऐड किया गया। एंड इतने सारे पॉइंट्स की प्रस्तुतियां देने के बाद 21 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2020 के बीच इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया गया और इसके ऊपर एक थीम भी डाला गया, इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। ये अक्सर आपसे पूछ लेता है, तो आपसे अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए ओशियंस 2022 जो समिट हुआ, इसका थीम क्या था 2022 का, तो आप इसको कर सकते हैं इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपनी बुक में आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आता है इसका एजेंडा क्या है, किस लिए इसको सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया गया। तो 2022 का ये जो ओशियंस का सम्मेलन हुआ, इसमें इस बात पे प्रकाश डाली गई कि किस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र महासागर विज्ञान की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दशक है, एक तरीके से जो टारगेट्स वगैरह रखे गई हैं हमारे एसडीजीज को कवर करने के लिए, उसको किस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से किस तरीके से हम कार्बन न्यूट्रल हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया था। ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। आई होप आप लोग बुक लेकर के ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एनालिसिस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बाकी चीजें आप लोग अपनी बुक से रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में वन ओशन समिट 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? ऑप्शन है आपके फ्रांस, अमेरिका, चीन, जापान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आपका दूसरा टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 49 पे, वन ओशन समिट से रिलेटेड। 9 फरवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच में वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया था, जो कि यूएनओ और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में इसको आयोजित किया गया। ओके, इस शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को भारत, जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई सारे देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, यानी एपेक्स पे जो लोग होते हैं, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो इन लोगों को मिलाकर के वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका डील मतलब इसका मोटो क्या था, इसमें क्या चीजें फोकस में रखी गई थी, तो इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र यानी जो बायोडाइवर्सिटी होती है हमारी पूरी तरह से, इसके समर्थन और संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य इसका वही है, सामुद्रिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना, समुद्र में जैसे ई कचरे वगैरह फैल रहे हैं या फिर प्लास्टिक कचरे फैले, इन सारी चीजों को कैसे कम किया जाए, इन सब चीजों पे फोकस किया गया था। भारत का रुख थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, इसमें लिस्टेड किया है। एंड इस नियम के अकॉर्डिंग जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, उन सब चीजों को प्रतिबंधित करता है। तो 2022 तक उपयोगिता कम और अवशिष्ट क्षमता बहुत अधिक, ये सारी चीजों पे फोकस करके इसको आगे ले गया था। ठीक है, आगे इसके बाद एक टॉपिक है जिसपे कुछ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लेस इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग क्वेश्चन में नहीं कवर करते हैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। मूवमेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
कैसा मूवमेंट है, किस तरह की ये मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो कि इन्वेजन, कैसा इन्वेजन है ये, बायोलॉजिकल इन्वेजन से, यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल आक्रमण हो रहे हैं उससे बचने के लिए क्या किया गया है। तो इस आंदोलन को नाम दिया गया है मूवमेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन। उद्देश्य क्या है, जो अप्रिय खरपतवार होते हैं, जो मतलब ऐसे अनप्लीजेंट वीड्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा रिलेटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, तो उसको हटाने के लिए, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इस एम के साथ इसको लाया गया था। नॉर्मली इसमें होगा क्या, तो इसमें AMBI के द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ देश भर में, सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसको स्टार्ट किया गया है। किया जाएगा, खेत में जितने खरपतवार होते हैं उनको कितनी अच्छे तरीके से नाश किया जाए, किस तरीके से हटा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो है हमारी फसलों यानी हमारे क्रॉप्स में मिल सके, इस पर थोड़ा फोकस किया जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अक्सर आपसे कभी साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। पर्यावरण का भी ये पार्ट हो जाएगा, हालांकि हमने साइंस एंड टेक में इससे रिलेटेड एक टॉपिक को अभी कवर किया था, तो लास्ट क्लास में आप लोग देख लेंगे। आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में क्या हुआ था हमारा, अभी वन ओशन समिट 2022 आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी डील करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में महासागर घोषणा पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत सारे महासागर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के आंसर करेंगे आप लोग, सिंपल सा है, भारत में कितने महासागर, दुनिया में कितने महासागर हैं, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक नया अभी जो ऐड हुआ है उसके नाम को आप लोग मेंशन करेंगे। देखिए, ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं मिला था, 1 साल पहले अभी ऑथेंटिकेशन मिला है, जिस सबसे लास्ट वाले हमारे जो ओशियंस को, क्योंकि मैं ये भी नहीं बताना चाहूंगा कितने ओशियंस है टोटल, ठीक है। तो ये आप लोग मेंशन करेंगे, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। हाल ही में महासागर घोषणा पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, स्वच्छ महासागर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, WHO, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और हमारा आंसर हो जाएगा आपके पेज नंबर 50 पे। देखिए यहीं पे दिया हुआ है, स्वच्छ महासागर घोषणा पत्र, एक तरह का घोषणा पत्र है जिसको 19 नवंबर 2021 को स्वच्छ महासागर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और महासागर विज्ञान के लिए, जो हमारी ओशियन साइंस होती है, इसके लिए यूएनओ की दशक की, यूएनओ की मतलब संयुक्त राष्ट्र जो दशक होती है, 10 साल का जो पूरा इनका एजेंडा लेकर के चलते हैं, दशक की गतिविधियों और लक्ष्यों का संक्षिप्त सूची के साथ साथ महासागर घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया गया। इसके आगे बताते हैं कि स्वच्छ महासागर के लक्ष्य को प्राप्त करने में यूएनओ की मदद करने के लिए समूह ने 2 उद्देश्य, 2 मेजर जो एम्स थे उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। पहला है समुद्री मलबे को 50 to 90% तक कम करना। दूसरी चीज हो जाती है ग्लोब सर्कलिंग और मॉनिटरिंग की हाईटेक प्रणाली। दोनों का मतलब आप समझ लीजिएगा, पहला जो मतलब जो पहला एम है इसमें रखा गया है कि समुद्री मलबे, जो इनके मलबे निकलते हैं, जो कचरे निकलते हैं, 50 to 90% इनको पहले कम किया जाए, पहला लक्ष्य। दूसरा है ग्लोब सर्कलिंग, ग्लोब सर्कलिंग मतलब पृथ्वी के जो सर्कलिंग होती है उससे रिलेटेड है, और मॉनिटर की हाईटेक प्रणाली को इसमें डेवलप किया जाए। और इसमें और सारी चीजें बताई गई, जैसे कि उन चुनौतियों और अवसरों पर इस पर प्रकाश डाला गया जो कि महासागर दशक यानी ओशियन डिकेड, 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है जिसको दशक बोलते हैं, इसके एक स्वच्छ महासागर प्राप्त करने के लिए प्रदान करता है। देखिए ओशियंस के बारे में जितना इंसान को पता है, देखिए नॉर्मली ये बोला जाता है, हमारे स्टीफन हॉकिंग ने भी यही बोला था कि इंसान जितना अंतरिक्ष के बारे में जानता है उसका 1/4 भी हमारे महासागरों के बारे में नहीं जानता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर राज, रहस्य और खजाने तो छिपे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी इंसान इसको कचरा करने में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ रहा है। प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है एंड ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस वजह से महासागर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोग इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, जितनी नई योजनाएं परियोजनाएं आई हैं उस पर हम लोग ये सब रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट था, सब कुछ बता दिया मैंने। नॉर्मली ये ध्यान में रखते रहिएगा, प्रदूषण के शीर्ष प्राथमिकता वाले रूपों में 90% तक इनको कम करने की बात की जा रही है। 90% तक जितना भी कचरा है, ई कचरा हो या प्लास्टिक कचरा हो, ओशियंस पे बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, इसको कम करने के लिए 2030 तक के हमारे SDGs में इसको भी लॉन्च कर दिया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ महासागर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फिर रिलेट करेंगे। क्वेश्चन है COP26 अनुकूलन दिवस कब मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी दिन पर कुछ एक खास घटना घटी थी। क्या हुई थी देखते हैं। ऑप्शन है आपके 5 नवंबर, 8 नवंबर, 14 नवंबर, 30 नवंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं जिन चीजों के बारे में आपने सुना भी नहीं होता है। तो ठीक है, क्लासेस को कई बार आप लोग रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में तो है ही, क्योंकि 8 तारीख को ही आपके एग्जामिनेशन हैं।
तो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, जिसे GRII के नाम से हम लोग जानते हैं, 8 नवंबर 2021 को COP26 की अनुकूलन दिवस यानी एडाप्टेशन दिवस की बात की जा रही है यहाँ पे, कब उसको अडॉप्ट किया गया था COP26, इट मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अवसर पर 10 संगठनों की एक वैश्विक गठबंधन ने ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके आगे बताते हैं कि इसे जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन का आकलन करने के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया। ये करेगा क्या, तो उभरते हुए विकासशील देशों में आबादी को सूचित करने और उनकी रक्षा करने के लिए जलवायु के एवं जो खतरे हो रहे हैं, जलवायु के प्रति जो भी खतरे हैं या फिर जो भी जोखिम है, इन पर डेटा प्रोवाइड करेगा और जलवायु के प्रति जो भी लचीले विकास पर पेरिस समझौते, पेरिस डील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लाइमेटल चेंजेस से रिलेटेड है और समिट भी हुआ था, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश को जुटाने के लिए एक आधार प्रदान करेगा और इसका उपयोग सभी इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल सेक्टर्स में समग्र जोखिम प्रबंधन के रूप में किया जा सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से जियोग्राफिकल सेक्टर या फिर जितने भी आपके इकोनॉमिक सेक्टर हैं वो सब पूरी तरीके से ओशन डील पे ही टिके हुए हैं। तो इन सारी चीजें पे बताया जा रहा है यहाँ पे। और COP26 पर्यावरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ऐसे उठ करके आते हैं और ये सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आप UPSC में भी इसको कोड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये सारी चीजें पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट इस समय पूरी तरीके से बीच में रह रहा है, तो हम सेंटर में है, तो फोकस में जो चीज है उस पर थोड़ा सा आप भी फोकस कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत करोगे निकल जाएगा एग्जाम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका 8 नवंबर, यानी ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अक्सर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, मणिपुर, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो देखते हैं आंसर हमारा क्या है। और मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है, कुनो, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, ये बहुत सारे टाइगर रिजर्व और हमारे नेशनल पार्क्स हैं। तो थोड़ा रिजर्व को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ नेशनल पार्क के रूप में पूछा है तो इसको ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए लगभग 20 चीतों को पुनर्स्थापित करने की घोषणा की गई और इसमें 70 वर्ष पहले यह बताया गया कि बिग कैट प्रजाति की, देखिए 3 प्रजातियां तो भारत में पाई जाती हैं, चौथी प्रजाति जिसे चीता के नाम से जानते हैं, चीता की प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। ये 1947 में आखिरी बार देखा गया था, इसके बाद ये विलुप्त हो गया था। देखिए अगर हम लोग बिग कैट्स की बात करें तो शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया और तेंदुआ हो गया, ये पूरी तरीके से 4 बिग कैट्स की कैटेगरी आती है, जिसमें से चीता जो वर्ड है, ये चीता वाली जो कैटेगरी आती है ये हमारे जंगलों से यानी हमारे इंडिया से गायब हो चुकी थी। तो इसी के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च किया गया और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक ऑर्डर दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें एक प्रोवाइड कर दिया था यहाँ पे वन्य जीवों को यहाँ लाने के लिए, ताकि एक प्रयोग किया जा सके कि चीते यहाँ सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 चीतों को साउथ अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। ये नेशनल पार्क का नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ लाया जाएगा? कुनो नेशनल पार्क। कहाँ से लाया जाएगा? साउथ अफ्रीका के जंगलों से। कहाँ पे है कुनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में है। कितने को? 20 चीतों को लाया जाएगा। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो भी पूछ दिया जाए उस क्वेश्चन को आप लोग डील करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम जो मैं देता हूं उस टाइम में आप लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत आंसर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेटल चेंजेस। तो IPCC की रिपोर्ट के अनुसार कब तक 12 भारतीय शहरों के समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी? 2030, 2040, 2050, सन 2100, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हालांकि थोड़ा सा टर्म में दिक्कत है, 0.4% की लगभग इसमें जो बढ़ोतरी है, मीटर की जो बढ़ोतरी है उसको यहाँ मेंशन करना चाहिए था। बहुत सारी बढ़ोतरी होगी, 0.1 से लेकर के बहुत अधिक बढ़ोतरी धीरे धीरे देखी जा रही है। हालांकि यहाँ पे IPCC होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। IPCC ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश की थी। अगले 2 से 3 दशकों में, यानी डिकेड्स की बात कर रहे हैं, भारत की जो तटीय क्षेत्र है उसमें समुद्र के स्तर में 0.1 से 0.3 मीटर की वृद्धि देखी जाएगी। ये क्या करेगा? भारत के विशाल जो तराई क्षेत्र हैं उसको जलमग्न कर सकता है। यानी जितने भी हमारे देखते हैं आप लोग, 3 तरफ से तो हमारा भारत क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज भी है। एंड इसकी बात की जाए तो इधर से देखा जा रहा है कि पानी का स्तर अगर बढ़ेगा तो ये जो कोस्टल एरियाज हैं ये धीरे धीरे पानी में डूबना शुरू हो जाएंगे। कई सारे देश तो विलुप्ति के कगार पे भी आ जाएंगे। तो ये सब चीजों के बारे में बात की गई है यहाँ पे।
इस अवधि के दौरान, ये जो 2-3 दशक के टाइम है, समुद्र के स्तर में वृद्धि और इसका प्रभाव अन्य तटीय शहरों और बंदरगाहों जैसे कोच्चि, मुर्मुगांव, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई, सो ऑन, वाइजैक और बहुत सारे पारादीप वगैरह, इसको बताया गया है यहाँ पे। एंड आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक माना जा रहा है, 2040 तक माना जा रहा है कि हमारे जो टोटल 12 शहर हैं, 12 भारतीय शहर हैं, कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारतीय शहरों के समुद्री स्तर में वृद्धि होगी, जिसमें भावनगर में 0.14 मीटर, कोच्चि में 0.15 मीटर, मोरमुगांव कांडला में जो कि है, और ओखा में प्रत्येक स्थान पर 0.13 मीटर, मुंबई में 0.12 मीटर, चेन्नई में 0.10 मीटर, ये सारी चीजों को शामिल किया गया है। कुल चीजें घुमा फिरा करके सीधी बात बोली गई है कि ये जो है लेवल बढ़ने वाला है, वाटर लेवल, क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है, मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का रीजन क्या है? बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और बढ़ता हुआ जो हीट है, इसकी वजह से जितने पॉल्यूशन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे ओजोन लेयर में छेद होगा और उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल हाई होता जाएगा। ये रिलेट करेंगे आप। तो 2040 तक यानी 2014 तक ये लक्ष्य रखा गया है। इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, IRENA के अनुसार 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी? मतलब कितने प्रतिशत हो जाएगी हाइड्रोजन की हिस्सेदारी टोटल जो भी पूरा मिश्रण है जो एनवायरनमेंट में है उससे रिलेट करके दिया। 10%, 12%, 15%, 20%, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, और आंसर आपका हो जाएगा 12% यानी कि 12%। आइए देख लें ये एरिना क्या है, यानी IRENA, इरेना क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस, इसको हम लोग तुरंत डील करेंगे। इससे पहले हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को देख लेते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे इरेना के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन, इसको हम लोग एजेंसी हम लोग इसको बोलते हैं इरेना के नाम से। इसके अनुसार 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी। एंड एजेंसी ने यह भी सुझाव दिया है कि उपयोग किए जाने वाले इस हाइड्रोजन का लगभग 66% का हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी नॉर्मली सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, ऊर्जा में यानी जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उस एनर्जी में टोटल हाइड्रोजन से लेने वाली एनर्जी के परसेंटेज क्या होगी? तो 12% हाइड्रोजन से हम लोग एनर्जी लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? तो देखिए, हाइड्रोजन 4 तरह की होती है, पहले ही मैं बता दूं। एक हाइड्रोजन होता है आपका ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें कि बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ये किसकी बात, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसके बाद होता है आपका ग्रे जो हाइड्रोजन होता है, इसमें थोड़ा सा कम पॉल्यूशन होता है, बट इससे भी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं निकल सकती। इसके बाद आता है आपका ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन होता तो लाइट है, बट एनर्जी की उतनी मात्रा नहीं निकल पाती है, जिसमें एकदम प्योर हाइड्रोजन, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, इसमें से निकलती है। ठीक है, तो उससे हाइड्रोजन से जिस तरीके से पावर प्लांट्स लगा करके और उससे एनर्जी वगैरह हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि गेटिंग करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आते हैं। इसके तहत क्या होगा? विद्युत के द्वारा जल से H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा, और हाइड्रोजन को अलग लेकर के ऑक्सीजन को अलग कलेक्ट किया जाएगा कंटेनर्स में, एंड हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? अलग कलेक्ट किया जाएगा, और उसी हाइड्रोजन से एनर्जी को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा, एनर्जी निकाली जाएगी। कुल उत्पादन हाइड्रोजन का 1% से भी कम हिस्सा प्रेजेंट टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन का होता है। अभी दुनिया भर में प्रेजेंट टाइम की स्थिति की बात बता रहे हैं, और 2050 तक 12% हो जाएगा, ये भी बता रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण और तैनाती को 0.3 गीगावाट की वर्तमान क्षमता से वर्ष 2050 तक अभूतपूर्व दर से लगभग 5000 गीगावाट तक बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना ही होगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस। क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ घटते चले जा रहे हैं, कोयला एक टाइम के बाद मिलने वाला नहीं है। ये भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमत किस तरीके से बढ़ती और घटती चली जा रही है। तो इसकी वजह से ई व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स या रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड, जैसे कि सोलर एनर्जी पे बेस हमारे जो जितने भी व्हीकल्स होंगे, यही सब हमारा फ्यूचर है। तो इसको आप रिलेट करेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करके बताई गई हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे बताया है आपका एक टॉपिक जो छूट रहा था। कौन सा टॉपिक था आपका? ये टॉपिक था आपके फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस के बारे में। देखिए, फिशिंग कैट क्या होती है? एक ऐसी टाइप की बिल्ली है, ये बिग कैट है, नॉर्मल बिल्ली से ये 2 गुनी बड़ी होती है। ऐसी टाइप की ये बिल्ली है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। ऐसी बिल्ली है जो रात्रिचर होती है, यानी निशाचर होती है, रात में खाना खाती है, रात में शिकार करती है, और ये खाती क्या है? सिर्फ मछलियां खाती है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है प्रेजेंट टाइम में कि इनकी संख्या बड़ी तेजी से घटती चली जा रही है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, सो ऑन, इन सारी कंट्रीज में पाई जाने वाली ये बिल्लियां लगातार विलुप्ति के कगार पे जा रही हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस बनाया गया, इसी के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिशिंग कैट क्या होती है?
कई लोग कैट फिश से रिलेट कर लोगे आप लोग, तो कैट फिश दूसरी होती है, वो मछली होती है। ये फिशिंग कैट दूसरी होती है जो मछली खाने वाली बिल्ली होती है, ठीक है, सिर्फ मछली ही खाती है, ऐसी बिल्ली है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है वो बढ़िया लग रहा होगा। जैसा भी हो आपको कमेंट सेक्शन से बताना होगा क्या कमी है क्या सही है, आपके हिसाब से क्लासेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो जरूर अपना ओपिनियन जरूर रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में प्लास्टिक के उपयोग में कितने गुना वृद्धि हुई है? 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं है। ये देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो पेज नंबर 51 पे आपको मिल जाएगा प्लास्टिक वैश्विक पारिस्थितिकीय प्रभाव यानी कि प्लास्टिक ग्लोबल इकोलॉजिकल इंपैक्ट। इसमें बताया गया है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट को। इसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में लास्ट 50 इयर्स में प्लास्टिक के उपयोग में 20 गुना वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्लास्टिक एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन गई है। देखिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में आता है अमेरिका, और उसके बाद मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसके बाद तो चाइना वगैरह आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा अमेरिका है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा चाइना है। इस सब चीज़ों को आप लोग डेली रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में मैं अक्सर बताते रहता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। बात करते हैं अगर भारत की पोजीशन की, तो अमेरिका जितना प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस करता है एक वर्ष में, उसका 10% भारत भी ई कचरे को क्या करता है प्रेजेंट टाइम में, मतलब एक तरीके से बनाता है या फिर किसको क्या वर्क करते हैं, उत्पादन करता है। तो ई कचरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। प्लास्टिक कचरा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लास्टिक कचरे को, प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसको दफनाया जाएगा तो वो मिट्टी को खराब करेगा, अगर पानी में फेंका जाएगा तो जलीय जंतुओं को खराब करेगा, कहीं पे भी आप उसको जला देंगे तो इन्वायरमेंट में भी बहुत बुरी तरीके से उस पर इंपैक्ट डालेगा। तो इसके लिए यहाँ पे वर्तमान में बताया गया कि सालाना 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। जैसा कि यूएनओ ने पाया है कि सभी प्लास्टिक कचरे का केवल 9% ही पुनर्नवीकरण किया गया है, यानी इसको रीयूज अगर फिर से किया जाए तो इसमें सिर्फ 9% ही होता है, जितना बनाया जाता है उसका 9%। बाकी जो टोटल 61% होता है, 91% होता है, यानी 6.3 बिलियन टन से अधिक होता है, इसको दफन कर दिया जाता है या फिर नॉर्मली ओपनली इसको फेंक दिया जाता है, जो कि प्लास्टिक कचरे का निर्माण करता है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का एक डेटा बताया है जिसके अनुसार हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में भी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से समुद्र के जो जीव हैं उनके ऊपर जान पे बनी आ जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, जिसे हम CPCB के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी एक रिपोर्ट 2018-19 में दी। इसके अकॉर्डिंग भारत की कुल वार्षिक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन 3.3 मिलियन मीट्रिक है, जो कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 1 किलो से भी कम करता है। और अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए प्रति व्यक्ति 109 किलो प्रति वर्ष के दर से जो उत्पादन करता है प्लास्टिक कचरे का, ठीक है। प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग प्लास्टिक से ही होती है। प्रजातियों के लिए भी, बहुत सारी प्रजातियों के लिए खतरा भी है। रसायनों का अंतर्ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे केमिकल्स बन सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो। प्लास्टिक भूमि के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि उनकी गुणवत्ता में गिरावट आती है और क्या हो जाता है, वो बंजर भूमि हो जाती है अक्सर। तो समस्या का समाधान क्या है? नॉर्मली मैक्सिमम सिंपल सी बात की जाए तो इसका सिंपल सा सबसे बढ़िया समाधान यही है, इसमें बताया गया है कि आप प्लास्टिक कचरे के रोड्स बना दीजिए। ई कचरे से बना हुआ, जैसे कि प्लास्टिक कचरे से बना हुआ पहला रोड जैसे आप लोगों ने नोएडा में देखा, इसी तरीके से बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं। ऐसे अगर सड़कों का निर्माण या फिर उससे कई क्रिएटिव चीजों का निर्माण कर दिया जाए, जैसे कचरे से ब्रिक्स का यानी ईंटों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें थोड़ी अच्छी क्वालिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और थोड़ी जरूरी भी हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल का एनालिसिस समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। 20 गुना हो जाएगा, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। ये देखते हैं हमारा आंसर क्या है, और आंसर मिल जाएगा आपको पेज नंबर हमारे 51 पे, यहीं पे मिल जाएगा, 52 पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में। देखिए कंसोर्टियम यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। इसने क्या है, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में भारत में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को संक्रमित करने वाले जीवाणु संबंधी वायरल और परजीवी से होने वाले महत्वपूर्ण संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है, सिनॉप्सिस बनाया गया है। असल में जो भी आपने कोविड वैक्सीन देखा, कोविड वायरस देखा, या बहुत सारे वायरसेस, जो नोरो वायरस की बात की जाए, ये सारे वायरसेस क्या हैं, एक किसी भी एनिमल में जाते हैं और फिर उसके बाद वो वायरसेस पूरी तरीके से स्प्रेड होने लगते हैं ह्यूमन बीइंग या अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस संघ में DBT राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के नेतृत्व में 27 संगठनों को शामिल किया गया। एंड कंसोर्टियम
सोडियम में एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, AVRI बरेली एंड JVDU, SSU आपका लुधियाना, ये सारी चीज़ें, ASU, ये सारी लुधियाना, इनको शामिल किया गया। और ये पोस्ट कोविड के बाद भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों से एक है। होगा क्या इसमें, इसके तहत जो मनुष्य हैं, पशु हैं, पौधे हैं, पर्यावरण के जितने भी स्वास्थ्य हैं, व्यक्ति हैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्यावरण के, हमारे एनवायरनमेंट के, इनको स्वस्थ बनाने के लिए एक दूसरे के पूरक माना जाता है और इन दोनों के बीच में किसी तरह से वायरसेस का आदान प्रदान ना हो, इसकी डीप एनालिसिस एंड माइक्रो एनालिसिस की जाएगी, ताकि किसी भी तरह का वायरस अगर नियर फ्यूचर में आता भी है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, सो द आंसर विल बी आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, यानी कि आपका बायो इकोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे हो जाएगा, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आया जवाद चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो देखिए जवाद चक्रवात जो आया था आपका अरेबियन सी में आया हुआ था आपका, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रिलेट करके। तो यहाँ पे बताया हुआ आपके जवाद चक्रवात के बारे में। 5 दिसंबर 2021 को जवाद चक्रवात एक आया था जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सॉरी ये बे ऑफ बंगाल में उठा हुआ चक्रवात था, मैंने गलती से आपको बता दिया अरबियन सागर, ठीक है। तो ये बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के पास में जो पड़ता है आपका, बांग्लादेश के भी नीचे जो आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाला साइड पड़ता है, उस साइड में उठा हुआ एक चक्रवात था। एंड ये चक्रवात हवाओं की स्पीड लगभग 80 से 100 किलोमीटर को बढ़ा दिया था और तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश भी इसकी वजह से हुई थी। इसका नाम जो जवाद रखा गया ये सऊदी अरब के तर्ज पे रखा गया, सऊदी अरब ने सुझाव देकर के इसका नाम ये जो है जवाद रखा गया था। और इसका असर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तेलंगाना इन सारे राज्यों में रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था, इसको पहले देखा गया था कि बड़ी तेज़ी से ये इम्पैक्टफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत सारे देशों को तबाह कर रहा है तो इधर भी आकर के दिक्कत करेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखा नहीं गया था। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर समिति यानी पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसे PTC कहते हैं, इसके द्वारा वर्ष 2000 में ओमान के मस्कट में आयोजित एक WMO यानी ESCAP जिसे हम लोग बोलते हैं, एस्केप के नाम से जानते हैं, इसके 27वें सत्र में बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में उत्पन्न होने वाले जितने उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनके नामों के लिए एक नियम बनाया गया, एक रूल बनाया गया, जिसमें कि 8 मेंबर्स को, 8 देशों को शामिल कर लिया गया था, 8 सदस्य देशों को। बाद की बात कर ली जाए तो बाद में और देशों को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन नॉर्मली ये देखा जाए तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सबों के द्वारा लाइन से, मतलब इनके द्वारा लाइन से 1 बाय 1 करके क्या किया जाता है, चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। नामकरण ऐसा होता है ताकि उन पे मेंशन किया जा सके, उनके बारे में स्टडी की जा सके, तो इस वजह से उनकी प्रकृति के आधार पे या किसी भी आधार पे उनका जो है नाम रख दिया जाता है, ठीक है। ये रिलेट करेंगे आप लोग। इसके बाद आपका ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मैं रिलेट करके बता दूंगा, फिर हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सऊदी अरेबिया हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अभी एक ताउते तूफान आया था जो सबसे पहले 2022 का पहला चक्रवात आया था, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? ताउते। क्या किसने नाम रखा था? म्यांमार ने। अभी एक शाहीन चक्रवात आया था जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था, गुलाब चक्रवात आया था जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। ये सब कुछ रिलेट करके आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। ये सब चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो सब कुछ मैंने आपको बताया। कतर में भी एक चक्रवात आया था जिसका नामकरण किया था। मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा चक्रवात था जिसका नामकरण कतर ने किया था। ये आप लोग अगर याद हो तो बताएंगे। अरेबियन सी में आने वाला जो चक्रवात था, बाकी सारे चक्रवात आपके बे ऑफ बंगाल में आने वाले चक्रवात थे। आइए ब्लैक कार्बन के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक कार्बन जीवाश्म और अन्य जैव ईंधनों के अपूर्ण दहन, पूरी तरीके से जो नहीं जला होता है उसे अपूर्ण दहन कहते हैं, अपूर्ण दहन। और ऑटोमोबाइल तथा कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला एक पार्टिकुलेट मैटर है, एक काल्पनिक जलवायु प्रदूषक है जो उत्सर्जन के बाद कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक वायुमंडल में बना रहता है, जलने के बाद भी। इसके बाद आता है आपका ब्लू कार्बन। देखिए कार्बन की बात है, एक ब्लैक कार्बन है जिसको माना गया कि ये परिकल्पित है, यानी कि एक तरीके से काल्पनिक है, ठीक। और अल्पकालिक है, एक तरह अल्पकालिक है, परिकल्पित मैंने कहा, अल्पकालिक है यानी थोड़े टाइम के लिए रहता है, ठीक है। आगे आता है आपका ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है? मैंग्रोव वन से रिलेटेड है, मैंग्रोव वन के तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि कोस्टल इकोसिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ पे समुद्री घास के जो मैदान है, सी ग्रास मेडोज, और ज्वारीय दलदल जिसे टाइडल मार्शेस बोलते हैं, इनमें सदियों से होने वाली जो विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और वनस्पतियों के द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन जमा हो जाता है और इसे हम लोग ब्लू कार्बन कहते हैं, जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो इसमें इसका विशेष योगदान रहता है। एक और ब्राउन कार्बन भी है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्राउन कार्बन क्या है? मुख्य रूप से कार्बनिक बायोमास के दहन के दौरान उत्पन्न होता है।
एंड ब्लैक कार्बन के साथ पाया जाता है। तो प्रकाश अवशोषण के गुण के कारण इसके जलवायविक प्रभाव जो ब्लैक कार्बन के समान ही होते हैं, तो नॉर्मली इसको रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यूवी रेज वगैरह को अवशोषित करता है, तो इस सब चीजों को आप लोग ध्यान में बता सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुने गए 15 राज्यों या यूनियन टेरिटरी में से कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरीज ने अपने लक्ष्य का 100% हासिल कर लिया है? 2, 4, 5, 10 या 12? तो देखिए अभी तक 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या किया है, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुने गए थे 15 जो, उनमें से 5 ने क्या कर लिया है, अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उससे पहले आपका एक चार्ट दिखाई देगा, रामसर स्थलों की राज्यवार सूची, आप लोग इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। जैसे कि उड़ीसा में चिल्का झील, भीतरकनिका, मैंग्रोव, इन सारी चीजों को ऐड किया गया था हमारे रामसर स्थलों की सूची में, ठीक है। वेटलैंड्स इसको बोलते हैं। रामसर क्यों? क्योंकि ईरान में एक समिट आयोजित हुआ था, जिसको मैं बता दूं आपको, जैसे कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान की एक शहर है रामसर, इस वजह से इसे रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया कि जितने भी दुनिया की आर्द्र भूमियां हैं, यानी कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, गीली भूमियां, उसकी बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए आपस में एक संधि बनाई गई, आपस में एक संधि की गई, ठीक। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी अलग से होती है, इनकी जैव विविधता होती है, इनको कंजर्वेशन के लिए स्पेशली व्यवस्था की जाएगी, इनको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी को कहते हैं रामसर कन्वेंशन, ठीक है। आर्द्र भूमि होती क्या है? रामसर मतलब जो स्थल की बात की गई, या वेटलैंड्स होते क्या है? तो ऐसी जल और स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसमें आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। 2 रूप से विभक्त किया जाता है, या सागर तटीय भूमि के रूप में होते हैं, या फिर अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि के रूप में ये होते हैं, तो नॉर्मली याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि 10 दिसंबर 2021 को यूपी के सहारनपुर जिले में हैदरपुर नमभूमि को रामसर की साइट में शामिल किया गया था। ये नमभूमि जो है 47वां और उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल है, और 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड जो हमारी वेटलैंड्स भूमि दिवस के रूप में, वेटलैंड्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अवसर पर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, जो हमारा बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बखिरा बर्ड सेंचुरी भी हम लोग बोलते हैं, इसके पास, और गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को भी भारत का 48वां और 49वां रामसर स्थल घोषित कर दिया है। तो आपसे पूछे कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर स्थल हैं, तो 49 रामसर स्थल प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में है। ये आप रिलेट करके याद करेंगे। जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, यहाँ पे मिल जाएगा आपको पेज नंबर 54 में। और हम अब लास्ट पोजीशन पे आ गए अपनी क्लासेस के। तो ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसे हम लोग NAPCC के नाम से जानते हैं, इसके तहत वनीकरण गतिविधियों को शुरू करने के लिए महत्वाकांक्षी ग्रीन इंडिया मिशन के रूप में है। इसमें होगा क्या, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। मिशन के लिए चुने गए 15 राज्य थे, जिनमें से 5 राज्यों ने अपना 100% हासिल कर लिया है, लेकिन कुछ 3 राज्य हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी रेंगाई भी नहीं की है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। अब तक देश में हरित आवरण की, यानी जो ग्रीन कवर होती है, ग्रीन कवरिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। लेकिन 15 में से जो 5 राज्य हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ कर लिया, जैसे कि मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, कर्नाटक और सिक्किम। इन्होंने 5 साल के लक्ष्य को 100% तक पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्होंने मिलकर 5 साल की अवधि के दौरान 1,67,151 हेक्टेयर के अपने सामूहिक लक्ष्य के मुकाबले 1,17,507 हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्षों के आवरण में गुणवत्तापूर्ण जो है परिवर्तन लाया है। तो किसकी बात की जा रही है? ग्रीन इंडिया मिशन। क्यों किया जाएगा? वनीकरण के प्रभाव को थोड़ा बढ़ाने के लिए, वनों की क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नॉर्मली देखा गया है कि भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए गए हैं, और अगर कमी की बात की जाए तो बड़ी तेजी से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में वन घटते चले जा रहे हैं। तो ये सब आप रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम लोग तुरंत रिलेट करेंगे और आप लोग आंसर करते जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन है
ये आपके पेज नंबर 54 पे मिल जाएगा, यही कुनमिंग घोषणा पत्र से रिलेटेड। हाल ही में चीन में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे यूएनसीबीडी के नाम से जाना जाता है, 15वें सम्मेलन सीओपी, जिसे कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका 100 से अधिक देशों ने कुनमिंग घोषणा पत्र को अंगीकृत किया था। स्टार्ट कहां पे किया गया इसको? तो चीन में किया गया, ये ध्यान में रखेंगे, आंसर आपका चीन हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है, इसके स्ट्रक्चर को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाना, प्रभावी बनाना। इसकी विषय वस्तु क्या है? यानी कि पारिस्थितिकी सभ्यता, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ओके, कुनमिंग घोषणा पत्र से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा बता दूंगा ब्रीफली, बस डिफाइन नहीं करना है, थोड़ा जान लेना है, क्योंकि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। 2020 यानी कि जो हमारा 2020 का टाइम था, इसके बाद प्रभावी कार्यान्वयन योजना वर्ष 2010 के आईची लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इसके विकास के अंगीकरण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। यह योजना जैव विविधता की वर्तमान क्षति को कम करने और 2030 तक जो हमारी जैव विविधता को पुनर्प्राप्ति के मार्ग में लाने के लिए स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें निर्माण की प्रक्रिया में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग में मुख्य धारा में लाने के लिए इसमें स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, नॉर्मली हमारे एसडीजीज को गेटिंग करने में, एसडीजीज को प्राप्त करने में पूरी स्टार्टिंग इसमें की गई है, इनिशिएट किया गया है, तो इसको आप रिलेट कर लेंगे। बस 2-3 आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें से भी 2-3 भी नहीं होंगे, 1-2 क्वेश्चन हैं। हाल ही में चक्रवात बत्सिराई ने किस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है? आपके 4 ऑप्शन, मेडागास्कर, फिलीपींस, ब्रिटेन, लंदन, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आंसर आपका हो जाएगा मेडागास्कर। देखिए, मेडागास्कर कहां पड़ता है? आप अफ्रीका के मैप में जब आप देखोगे, ये अगर आपका अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाएगा, ऐसे मान लिया, नॉर्मली मान लिया ये हमारा अफ्रीका का मैप। यहाँ पे आपको मेडागास्कर दिखेगा, ये है मेडागास्कर, जो कट करके अफ्रीका के ही पार्ट से अलग हो गया था। आप लोग मैप देखते होंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, नहीं देखते होंगे तो मैप देख करके आप समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सारी चीजों को हम लोग यहाँ रिलेट कर लेते हैं। बत्सिराई चक्रवात के बारे में बात किया गया है। फरवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सिराई नाम का एक जो चक्रवात था, ये मेडागास्कर के तट से टकराया और इसने मेडागास्कर को बुरी तरीके से प्रभावित किया। आगे इस चक्रवात के कारण मेडागास्कर के लगभग 60,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि आप देखते हैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक द्वीप टाइप का है मेडागास्कर। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तेजी से घूमने वाला तूफान है। इसमें निम्न दबाव, तेज हवाओं और एक बंद निम्न स्तरीय वायुमंडल के परिसंचरण और गरज के साथ सर्पिल व्यवस्था होती है, जिसमें भारी तूफान या बारिश हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? मेडागास्कर। कुछ चीजें रिलेट कर लें, जैसे कि तूफान यूनिस भी अभी हाल ही में आया था, और तूफान यूनिस ने सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक के रूप में अपने आप को, देखिए क्या है, तूफान यूनिस 1984 के बाद से यूरोप में आने वाला सबसे अधिक तूफानों में से एक हो गया है। फरवरी 2022 में आया था, कहां पे आया? तो लंदन में आया। लंदन यानी कि आपके यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। स्पीड की बात की जाए हवाओं की, तो 200 मील प्रति घंटे की स्पीड रही, एंड 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली थी। पेज नंबर 55 है, आखिरी आपके क्वेश्चन है। इससे ब्रिटेन में यात्रा को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित किया गया, देखा गया, और इंग्लिश चैनल बंदरगाह को भी बंद करना पड़ा था। इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ने वाली पुलों को भी बंद कर दिया गया था, और यूनिस स्टॉर्म जो वर्ष 1987 के ग्रेट स्टॉर्म के समान था, उससे रिलेटेड तूफान वाली हवाओं को भी जन्म यहाँ पे दिया था इसने। मतलब इस तूफान ने, यूनिस तूफान, नॉर्मली आपसे यही पूछेगा यूनिस तूफान आया कहाँ था, तो लंदन में आया था, ब्रिटेन को पूरी तरीके से प्रभावित किया था, तो ये रिलेट करके आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के एक मंदिर में मीठे पानी के काले सॉफ्ट शेल कछुओं के संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। तो देखिए, अभी असम की गवर्नमेंट ने 2 एनजीओ से, देखिए असम की गवर्नमेंट ने, असम का एक मंदिर है, उसने 2 एनजीओ, 2 ग्रीन एनजीओ के साथ मिलकर के एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम समझौता ज्ञापन के नाम से जानते हैं, इसको साइन किया। टर्टल सर्वाइवल अलायंस है क्या? तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो है, इसका गठन 2001 में किया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN के नाम से जानते हैं। इसकी साझेदारी में इसको स्टार्ट किया गया था। जो फ्रेश वाटर के टर्टल्स होते हैं, यानी मीठे पानी के जो कछुए होते हैं, और सामान्य कछुओं के स्थायी बंदी जो प्रबंधन होती है, यानी सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट जो होती है, कैप्टिव मैनेजमेंट, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसका रीजन क्या है गठन करने का? तो जितने भी एशियाई कछुआ संकट, मतलब जितने भी एशियाई कछुए हैं, उनके संकटग्रस्त स्थिति को देखते हुए इन्हें बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। क्योंकि एशियाई कछुओं को चीनी बाजारों में भी अवैध तरीके से लगातार सप्लाई किया जा रहा था, और वहां पे इसको सेलिंग की जा रही थी। बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं ये कछुए, और इनसे जड़ी बूटियां, दवाएं बनाने की वजह लोग इनको खाने में भी यूज कर रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाता है बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन जो जानवरों की जा रही थी,
और इनके ऊपर भी संकट क्योंकि विलुप्ति के कागार पे आ जाते थे, तो इस वजह से इनको कंजर्वेशन के लिए ये सारी चीजें की गई थी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया अपना कौन सा, आज हम लोगों ने कवर कर लिया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी तरीके से, इसी पूरी तैयारी और जोश के साथ। तब तक अपनी तैयारियों को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बीपीएससी 67 के लिए। अपने एडमिट कार्ड को देख लीजिए, ट्रेन की बुकिंग कर लीजिए क्योंकि अब आपका डेट बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई होंगी, तो बुकिंग वगैरह कर लीजिए। तैयारी 8 तारीख के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।